छह ग्रह तीसरे स्थान का स्वामी है। त्रिषडाई में ये पहला प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में ज्योतिष नक्षत्र ज्योतिष की इस कक्षा में। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन और आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे पंचक। आपने नाम तो सुना ही होगा कि पंचक लग गए। पंचक का मतलब क्या होता है और पंचक की गणना कैसे की जाती है, आज हम आपको पंचक से परिचित कराएंगे। पंचक, नक्षत्र पंचक। और नक्षत्र पंचक का मतलब क्या होता है कि 5 वो नक्षत्र जिनमें चंद्रमा की स्थिति होने से ये नक्षत्र पंचक या पंचक कहलाता है। पंचक नक्षत्र का अर्थ है धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र और पांचों नक्षत्र 27 नक्षत्रों की सूची में अंतिम नक्षत्र माने जाते हैं। वास्तव में धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध यानी कि तीसरे चरण से आरंभ होकर के रेवती नक्षत्र तक ये कुल 4.5 नक्षत्र ही पंचक की श्रेणी में आते हैं। और इन 4.5 नक्षत्रों के 18 चरण जो कि कुंभ और मीन राशियों में बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशियों में रहता है तो वो इन नक्षत्रों में ही होता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों में। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की इस स्थिति में होने के कारण से, चंद्रमा कुंभ और मीन राशियों में रहने के कारण से और इन 5 नक्षत्रों के ऊपर से गुजरने के कारण से पंचक लग गया, पंचक आरंभ हो गया, पंचक का समय चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। जिस समय चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करता है उसी समय से पंचक लगा हुआ माना जाता है, जो चंद्रमा के रेवती के अंतिम चतुर्थ चरण तक रहता है। चंद्रमा के अश्विनी में प्रवेश के साथ ही पंचक समाप्त हो जाता है, यानी रेवती के अंतिम चरण, चतुर्थ चरण को भोगने के बाद चंद्रमा जब अश्विनी में प्रवेश करता है तो तब पंचक की समाप्ति हो जाती है। चंद्रमा जो कि लगभग एक दिन में एक नक्षत्र पर भ्रमण करता है, एक नक्षत्र का भोग करता है, तो इसलिए चंद्रमा 4.5 नक्षत्र लगभग 4.5 दिन तक ही भोग करता है। पंचक का संबंध चंद्रमा के 4.5 नक्षत्रों में संचार करने से है और पंचक दिन में किसी भी समय आरंभ होकर के 5वें दिन किसी भी समय समाप्त होता है। वैसे तो सामान्य रूप से एक अंग्रेजी महीने में जब एक बार पंचक आता है, परंतु कभी कभी किसी अंग्रेजी महीने में 2 बार भी पंचक आ सकता है। उदाहरण के लिए इस वर्ष 2025 में 1 नवंबर 2025 को एक दिन पहले ही पंचक लगा हुआ होगा और 4 नवंबर दोपहर तक लगभग 12 बजे तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र से बाहर आ जाएंगे और तब तक पंचक रहेगा। और इसी महीने में नवंबर में ही फिर दोबारा 27 नवंबर से और शुरू होकर के 1 दिसंबर 2025 तक भी पंचक रहेगा। इस तरह से नवंबर 2025 में चंद्रमा 2 बार पंचक नक्षत्रों में होकर के भ्रमण करते हुए गुजरेंगे। तो ये तो हुआ पंचक कैसे बनता है, चंद्रमा के नक्षत्र भ्रमण से बनता है, आपने समझा। और अब समझते हैं कि पंचक होने से होता क्या है, पंचक का प्रभाव क्या होता है। पंचक के समय में 5 कार्य मुख्य रूप से वर्जित होते हैं। ये 5 कार्य नहीं किए जाने चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। वो 5 कार्यों में सबसे पहला है दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए।
अगर आप पंचक के समय में दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर दूसरा ये है कि पंचक के समय में मकान की छत डलवाना या फिर घर को ढकना शुभ नहीं माना जाता। फिर तीसरा यह है कि पंचक के समय में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को घर में नहीं रखा जाता और शव के साथ बचे हुए शेष 5 में से जितने भी पंचक बचे हों उनकी संख्या में पुतले बना करके उस मृतक के साथ उनका संस्कार किया जाता है। जैसे उसी दिन अगर पंचक आरंभ हुआ है तो शव के साथ अन्य 4 पुतले भी जलाए जाते हैं। अन्यथा उस मृतक के जो कुल में, उसके खानदान में, उसके अपने कुल में अगले 1 वर्ष में 4 और लोगों की मृत्यु का भय रहता है। फिर इसके बाद चौथा ये है कि तृण काष्ठ संग्रह करना मना किया गया है। जैसे आज के समय में, आधुनिक समय में आप समझें तो रसोई के लिए ईंधन एकत्रित करना या लाना इस समय पर मना किया गया है। पांचवा शया निर्माण। शया से मतलब है खटिया बनवाना, पलंग बनवाना या फिर इनको खरीदना या बुनना, इस समय पर मना किया गया है। ये तो हुई 5 उन नक्षत्रों की बात जो कि पंचक कहलाते हैं और चंद्रमा की स्थिति धनिष्ठा से लेकर के रेवती नक्षत्र तक जब हो तो पंचक होने का प्रमाण मिलता है। इसके बाद नक्षत्रों से संबंधित एक विशेष और चर्चा मिलती है ज्योतिष के शास्त्रों में और वो है विष कन्या योग। ये भी बनता है नक्षत्रों के माध्यम से। वैसे आज के समय में इस योग को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, परंतु इस योग का प्रभाव तो वैवाहिक विषमताओं के रूप में देखने को मिलता है। इसमें कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो किसी विशेष तिथि और वार पर अगर पड़ते हों और ऐसे योग में किसी कन्या का जन्म होता है तो वो कन्या विष कन्या योग में जन्म लेने वाली कन्या मानी जाती है। और ये योग 6 प्रकार से बनते हैं। इसमें अश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता हो और उस दिन द्वितीय तिथि हो तो भी विष कन्या योग बन जाता है। ऐसे समय में किसी कन्या का जन्म होने से इस प्रकार का दोष हो सकता है। दूसरा है कृतिका, विशाखा या शतभिषा, ये 3 नक्षत्र। इन नक्षत्रों में अगर रविवार पड़ता हो और द्वादशी तिथि पड़ती हो साथ में तो इनका जो तालमेल है, इनका जो योग है वो भी विष कन्या योग बनाता है। ऐसे ही अश्लेषा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या फिर शतभिषा नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़ता हो और उसी दिन सप्तमी भी उस समय में तिथि लगी हुई हो तो ये तीसरा भी विष कन्या योग कहलाता है। चौथा है अश्लेषा नक्षत्र और ये पड़ता हो शनिवार वाले दिन, द्वितीय तिथि लगती हो उस समय पर तो ये भी विष कन्या योग कहलाता है। 5वां है शतभिषा और फिर मंगलवार पड़ता हो, द्वादशी तिथि लगती हो तो ये भी विष कन्या योग वाला समय होता है। छठा है कृतिका नक्षत्र हो और शनिवार पड़ता हो, सप्तमी तिथि या फिर द्वादशी तिथि पड़ती हो तो ये भी विष कन्या योग बन जाता है। विष कन्या योग, विष कन्या दोष इस काल में जन्म लेने वाली कन्या के शुभ वैवाहिक जीवन के लिए इस दोष की शांति करवाने की आवश्यकता होती है या फिर ऐसी कन्या का विवाह करते समय ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसी कन्या का विवाह ऐसे किसी युवक से किया जा सकता है या किया जाना चाहिए जिसकी जन्म कुंडली में दीर्घायु योग हो, क्योंकि विष कन्या योग का प्रभाव वैवाहिक जीवन में इस प्रकार का ही पड़ सकता है, यानी उसके पति के जीवन को खतरा हो सकता है। तो इसी कारण से उसके वर की कुंडली में दीर्घायु योग की जांच
करना जरूरी हो जाता है, होना चाहिए, तभी उस कन्या का विवाह उस युवक के साथ किया जा सकता है। साथ ही साथ मंगल दोष भी क्रॉस हो रहा हो, इसको भी आप जरूर ऐसी स्थिति में, जब किसी कन्या की कुंडली में विष कन्या योग बन रहा है, तो जांच कर लेने के लिए कहा गया है, जिससे कि विष कन्या दोष का परिहार माना जाता है। तो ये दो जानकारियां आपको आज के क्लास में समझ में आई होंगी। एक तो आपको समझ में आया कि नक्षत्र 5 जो होते हैं धनिष्ठा से लेकर के और रेवती तक, और वास्तव में ये 4.5 नक्षत्र होते हैं। धनिष्ठा का आधा भाग होता है, और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में अगर चंद्रमा की स्थिति हो तो उस समय पर कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मृतक के लिए क्यों पंचक दोष कहलाता है ये 5 नक्षत्रों में चंद्रमा, ये जाना। और फिर आपने विष कन्या योग कैसे बनता है, किन किन स्थितियों में बनता है और उसका प्रभाव क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे गंडमूल नक्षत्र का मतलब क्या होता है, गंडमूल नक्षत्र और गंडमूल नक्षत्र दोष क्या होता है। गंडमूल नक्षत्र अगर हैं जन्म के समय, इनमें से कोई भी नक्षत्र है, 6 नक्षत्रों में से जो गंडमूल वाले नक्षत्र हैं, तो किस प्रकार की आवश्यकता होती है, सावधानियां किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या कहता है गंडमूल नक्षत्रों का कौन सा चरण किसके लिए वो हानिप्रद हो सकता है। तो इसकी चर्चा विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। नमस्कार।